सिंधु के अपवाह तंत्र के बारे में बात करते करते हम लोग अब बात करेंगे उसकी सहायक नदियाँ भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में जाएंगे तो मुझे लग रहा है 1 महीना लग जाएगा, उससे भी ज़्यादा भी लग सकता है, इसलिए मुझे छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, थोड़ा काम का पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम नदियों के बारे में बात करेंगे और झेलम हो गई, रावी हो गई, व्यास हो गई, सतलज हो गई, चिनाब हो गई। इन नदियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, जैसे कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके किस नदी में मिल जाती है, फिर जाके इनका अंत में अरब सागर में जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम फिगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। पूरे जितना भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी होगी कभी भी तो इसमें ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैप और चित्र बनाना, ठीक है। अगर आप एक चित्र बना लेंगे तो चीज़ें आपको ये याद नहीं करनी पड़ेंगी, चित्र बनाइए, उसमें ही सारी चीज़ें लिख दीजिए, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं झेलम नदी के बारे में। झेलम से देखिए क्या लिखा हमने, झेलम नदी ले से वेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है और आगे जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। देखिए ये झेलम है और ये चिनाब नदी में मिली है, ठीक है। वेरीनाग के पास ये जम्मू कश्मीर से निकल रही है, ठीक है। चलिए इस चीज को देखिए, इसका नाम पहले क्या था, वित्तिस्ता, ठीक है, वित्तिस्ता। नाम देखिए, ये जो नाम मैंने लिख रखे हैं, अस्किनी, परुषणी, विपाशा और ये शत्रुदी, इनका नाम है वेदों में, इनका नाम का जिक्र होता है और ऋग्वेद में खासकर इन नदियों का जिक्र होता है, ठीक है, और कई कई बार जिक्र होता है, इसीलिए इनको मैंने सोचा चलो इसका नाम बता देते हैं कि इनका नाम क्या क्या है। देखिए अगर शुरू से पढ़ा जाए चीज़ों को तो एक्चुअली दिमाग में क्या होता है, हम लोग का एक चीज़ होता है, कहीं ना जैसे बोल रहे हैं हम कहीं ना कहीं दिमाग में फीड होता है। माइंड 2 टाइप काम करता है, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो अगर कॉन्शियस माइंड में नहीं जा रहा है तो डेफिनेटली अनकॉन्शियस माइंड में जा ही रहा है वो चीज़। चलिए बात कर लेते हैं अब आगे। ये झेलम है, रिश्ता है, झेलम नदी लेह से वेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है, आगे जाकर ये चिनाब से मिल जाती है, ठीक है। आगे चिनाब नदी का उद्गम बारालाचा दर्रा के पास हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। बारालाचा दर्रा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कहाँ है, दर्रे के रूप में भी इंपॉर्टेंट है और इसके पास से कौन सी नदी निकल रही है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चिनाब नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है, जिसको वे अस्किनी के नाम से भी जाना जाता है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के पास कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास निकलती है और पाकिस्तान में जाकर चिनाब में मिल जाती है। देखिए ये आपकी झेलम में यहाँ आ रही है और ये चिनाब में देखिए झेलम भी मिल रही है और रावी भी मिल रही है। चलिए ये हो गया। व्यास विपाशा नदी का उद्गम मिले भारत में हुआ है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड इसीलिए व्यास कहा गया है क्योंकि ये व्यास कुंड से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए, देखिए तो व्यास कुंड से निकल रही है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, व्यास नदी। हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक। अब एक चीज देख लीजिए, 3 नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से निकल रही हैं, चिनाब, रावी और व्यास। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है हिमाचल प्रदेश से कौन सी 3 नदियां निकलती हैं, तो आप बताएंगे क्या, चिनाब, रावी और व्यास, और ये जम्मू कश्मीर से निकल रही है आपकी झेलम। चलिए अब बात कर लेते हैं सतलज के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। देखिए तिब्बत के मानसरोवर के निकट रक्साल हिमनद से निकलती है। देखिए मानसरोवर से बहुत सारी नदियां निकलती है, हिमनद से निकलती है जब भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। व्यास नदी पंजाब के हरिकेश में, सतलज में, तिब्बत में मिल जाती है। झेलम, चिनाब, रावी सतलज में मिल जाती हैं। ये देखिए ये सारी नदियां जब मिल जाती हैं तो इसको पंचनद कहा गया यहाँ पे। और अब देखिए आगे, और सतलज नदी पाकिस्तान में जाके, देखिए सतलज नदी है पाकिस्तान जाके सिंध में मिल गई, सिंध नदी में, इसके बाद ये जाके अरब सागर में मिल गई। ये तो थी ऊपर बात। अब बेसिक बात देखिए क्या होता है, क्रम पूछ लेता है, उत्तर से दक्षिण क्रम बता दीजिए नदियों का, उत्तर से दक्षिण क्रम आ जाता है। तो क्या है, देखिए झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज। तो उत्तर से दक्षिण क्रम जब तक आप बताया है हरिकेश, व्यास नदी जो है हरिकेश में मिल जाती है, हरिकेश नहीं हरिकेश में मिल जाती है। यहाँ एक हरिकेश बैराज है
और यहाँ भाखड़ा नांगल बांध है, डैम जिसको कहते हैं भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम में क्या होता है, यहाँ से एक निकलती है नहर जिसको हम लोग इंदिरा नहर कहते हैं, और ये नहर पूरे राजस्थान के बीचों बीच से, जब कभी मैप दिखाएंगे, चलिए हम एक बार बना के दिखा देते हैं छोटा सा। ये आया राजस्थान, तो ये यहाँ से निकलती है, पूरे राजस्थान के बीचों बीच से होती हुई ये जाती है, और पूरे राजस्थान को थोड़ा बहुत जो हरा भरा है वो उस नहर की वजह से ही है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सतलज के बारे में और चीजें जान लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए व्यास नदी मिल रही है। व्यास नदी का क्या है, व्यास नदी जो है यहाँ से निकल रही है हिमाचल प्रदेश से और जाके सतलज में मिल रही है, यानी कि समझ लीजिए एक तरीके से यही समाप्त हो रही। तो इसीलिए मैंने एक लाइन लिखी है कि व्यास नदी का उद्गम और विलय कहाँ होता है, भारत में। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। अब देखिए क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऊपर से नीचे, तो उत्तर से दक्षिण पूछा, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, अब देखिए प्रश्न आ जाता है जो अभी सीमा नदी पानी विवाद होता है, जैसे स्टेट्स में भी होते रहते हैं, कहीं गोदावरी नदी का पानी कौन स्टेट ज़्यादा लेगा, तो उस तरह ही हमारे जो है इंटरनेशनल भी होते हैं वाटर का लिए कि कौन देश हो कितना पानी लेगा। तो भारत के पास 3 नदियों का 80% पानी यूज करने के लिए पावर है। ठीक है, कौन सी नदियां हैं वो 80% पानी भारत यूज कर सकता है, जिसमें से है रावी और व्यास और सतलज। ठीक है, रावी, सतलज और व्यास, ये 3 नदियां हैं जिसमें भारत जो है 80% पानी यूज कर सकता है। बाकी सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी और ये जो ऊपर की नदी है सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों का जो पानी है वो केवल 20% यूज कर सकता है, क्योंकि हम लोगों के बीच संधि हुई है और इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है, इंटरनेशनल संधि भी होती है, जिसके कारण हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। चलिए और चीजें देख लीजिए। देखिए ये सारी नदियां जो है, झेलम हो गई, ये चिनाब हो गई, ये रावी हो गई, ये सब पाकिस्तान में जाके मिल रही हैं। और एक क्वेश्चन बनता है कि आपका जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सिंधु नदी भारत के कौन से प्रदेश में बहती है, तो सिंधु नदी भारत के केवल एक प्रदेश में बहती है, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब प्रदेश नहीं रहा है। ठीक है, तो लेह में तो बहती है, केंद्र शासित है, तो लेह में तो बहती ही है। चलिए ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। और सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे नदियां कहाँ से निकलती हैं, ये नदी कहाँ से निकलती है। अभी पूछा जाए रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है, तो आपका जवाब यहाँ लिखा हुआ है सब, व्यास रवि निकलती। देखिए रोहतांग दर्रे के पास से, मजेदार बात देखिए, रोहतांग दर्रे पास से कहाँ से निकलती है, ठीक है, निकलती है कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और व्यास नदी भी देखिए रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। तो रोहतांग दर्रे से 2 नदियां निकल रही, एक व्यास निकल रही है और एक रवि निकल रही है, दोनों रोहतांग दर्रे से के पास से निकल रही हैं। व्यास नदी कहाँ से निकल रही है, व्यास कुंड से निकल रही है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम पड़ गया व्यास कुंड। ठीक है, चिनाब कहाँ से, देखिए इसका नाम देखिए, बारालाचा दर्रा जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, वहां के पास से निकलती है चिनाब। ठीक है, और ढेर सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 नदियों का मिलन कहाँ होता है, तो 5 नदियों का मिलन कहाँ होता है, और इसका जब मैंने पिछले इसके पहले वाले वीडियो में हमने दे रखा है। 5 नदियां जब मिल जाती हैं तो पंचनद बनता है। क्वेश्चन ये बन सकता है पंचनद में कौन कौन सी नदियां सम्मिलित हैं। ठीक है, अगर पंचनद में कौन कौन सी नदियां सम्मिलित है तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियां हो जाएंगी जो सम्मिलित है, सिंधु नहीं है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, तो पंचनद में जो सिंधु नदी बिल्कुल सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन आएगा तो उसको कट कर देना है। ठीक है, चलिए देखिए इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुराना वेदों में इनको किस नाम से बुलाया गया है। कि भारत में जो बहने वाली नदियां हैं, कौन सी नदियां हैं, नदियों के नाम बताए जो तिब्बत से निकलती हैं। ठीक है, तो कौन सी नदियां होंगी, एक सिंधु होगी और दूसरी सतलज होगी। देखिए यहाँ से निकल रही हो तिब्बत से होके। ठीक है, और इससे प्रश्न आ जाए कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम भारत में हुआ है, तो कौन सी नदियां होंगी आपकी, व्यास है आपकी, देखिए व्यास है, चिनाब है, रावी है, ये जो 4 नदियां हैं आपकी, इनका उद्गम जो है भारत में हुआ है। ठीक है,
चलिए, और ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, लेकिन अगर ये फिगर देखिएगा, अगर आप फिगर बनाइएगा तो इस फिगर से आपके दिमाग में बहुत ढेर सारे सवालों के जवाब अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अभी पूछ लेगा झेलम और रावी के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो क्या जवाब देंगे? तो चिनाब नदी। देखिए क्वेश्चन ढेर सारे आप खुद बना सकते हैं, जैसे सतलज में कौन सी नदी मिल जाती है? सतलज में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? तो सबसे पहले व्यास मिलती है, व्यास के बाद आपकी ये देखिए मिल जाती है, तीनों नदियां जाके झेल चिनाब में मिली, इसके बाद आके आपके सतलज में मिल गई। ऐसे ढेर सारे सवालों के जवाब आप फिगर बना के पा सकते हैं। ठीक है, फिगर की प्रैक्टिस करिए, जितना आप फिगर की प्रैक्टिस करेंगे, याद तो भाई करना ही पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, याद करिए, ट्रिक से करिए तो चीज़ें आपकी बहुत ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा, ज़्यादा नहीं खींचना है, संक्षिप्त में करना है, लेकिन देखिए ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी कहाँ से निकली है और कहाँ जाके किस नदी में मिल रही है, क्रम भी आ जाता है। ठीक है, कभी कभी सबसे लंबी नदी के बारे में पूछ लेता है कि इतनी सारी जो नदियां हैं आपकी, सिंधु है, रावी है, झेलम है, चिनाब है, सतलज है, इन नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी सिंधु नदी ही है। ठीक है, देखिए यहाँ से निकल रही है, इसके बाद देखिए जाके ये सीधे अरब सागर में गिर रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे सवालों के जवाब फिगर बना के पा सकते हैं। ट्राई करिए, खुद क्वेश्चन बनाइए और खुद जवाब भी पा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा सिंधु से रिलेटेड वीडियो। अब देखते हैं आगे क्या करना है, कौन सा टॉपिक करना है। मोस्टली चीज़ें मैंने कवर कर ली है, मुझे नहीं लगता है इसमें और कुछ करना है, क्योंकि अगर मैं और कुछ करूँगा तो बहुत हाई लेवल का हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। बहुत हाई लेवल जाना ही नहीं है, कक्षा 6, 7, 8 के लेवल तक का ही जाना था, तो मैं इतने लेवल तक जा चुका हूँ। अब इसके आगे फिर कभी देखेंगे, टाइम मिला तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पंच नदी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इसी तरह मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए, फेसबुक देखते रहिए, इंस्टाग्राम देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और मुझे अगर ज़रूरत पड़े तो कॉल भी कर सकते हैं।